माइक्रो सर्कुलेशन का वर्ड सुन के क्या आ रहा है जहन में? Definitely we are going to talk about one very important vessel which is capillaries. आज हम इसकी बात करने वाले हैं. उस दिन हमने कैपिलरीज तक पहुंचने के लिए कौन कौन सी वेसल्स की थी? Begins with aorta, then comes the larger arteries, smaller arteries, arterioles and capillaries. Arterioles and capillaries, इसके दरमियान एक और कनेक्शन है. That connection is called as meta-arterioles. क्या कहते हैं इस कनेक्शन को? Meta-arterioles. Meta-arterioles का एक और नाम भी है, वो गाइटर लिखते हुए ना सिर्फ एक जगह पे उसने मेंशन किया हुआ है और अक्सर आप उसको मिस कर जाते हो. Terminal arterioles. And there is another very important property with the meta-arterioles and not present with arterioles or capillaries is presence of large amount of sphincters. ये एक बहुत important property है जो meta-arterioles के साथ है. What is a sphincter? Sphincter is basically a smooth muscle ring. It has ability to constrict and dilate given the certain conditions. So basically what is it? It is a smooth muscle ring. ये नहीं भूलना स्फिंक्टर के हवाले से. स्फिंक्टर को कुछ अलग से स्ट्रक्चर नहीं समझ लेना. बेटे ब्लड वेसल्स आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स. सो स्मूथ मसल यहां पे भी हैं, मेटा आर्टेरियोल्स में भी हैं, कैपिलरीज में स्मूथ मसल नहीं होते. कैपिलरी में एक सिंगल, आज उसके स्ट्रक्चर की भी डिटेल से बात करनी है हमने क्योंकि माइक्रो सर्कुलेशन ही हमारा टॉपिक. हाँ, मेटा आर्टेरियोल में स्मूथ मसल है और इनकी स्मूथ मसल स्पेशली स्फिंक्टर की शेप में है. अच्छा, इंटरेस्टिंग बात सुननी है. चलो मैं इसको ऐसे ले लेता हूं. फॉर एग्जांपल मैं डायनासोर की एग्जांपल मेरे जहन में आती है कि फॉर एग्जांपल वी आर इनटू द ब्लड सर्कुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. हम आर्टेरियोल से मेटा आर्टेरियोल में एंटर हुए, हमें कैसे पता चलेगा? स्फिंक्टर्स आने शुरू हो जाएंगे, हमें कंसेंट्रिक रिंग्स मिलने शुरू हो जाएंगे. मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ब्लड की नजर से देखो तो आपको ब्लड वेसल कैसी नजर आएगी, उस एंगल से समझाना चाह रहा हूं. फिर शायद हमें एक और चीज समझ आएगी इसकी. जब आर्टेरियोल्स में थे तो हमें कैसे पता लगा हम आर्टेरियोल्स में थे? एकदम कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे थे, एकदम डायलेट कर रहे थे. वो ब्लड वेसल एकदम पास आ जाती थी और एकदम फूल जाती थी क्योंकि आर्टेरियोल्स की ये प्रॉपर्टी है. मेटा आर्टेरियोल्स में पहुंचे तो कैसे पता लगा? साइज और छोटा हो गया, लेकिन उसके साथ साथ क्या नजर आने शुरू हो गया? वॉल के अंदर ही क्या बने हुए हैं? स्फिंक्टर से बने. हमें कैसे पता चले कि हम कैपिलरी में एंटर हो गए? अंदर से देखते हुए नहीं. देखो अंदर से स्मूथ मसल कितनी अच्छी एप्रिसिएशन नहीं होगी, स्फिंक्टर्स एब्सेंट हो जाएंगे. तो एक्चुअली जो लास्ट स्फिंक्टर है ना, द लास्ट स्फिंक्टर इन द पाथवे, दैट विल बी बेसिकली गिविंग द एंट्री टू द कैपिलरीज. तो क्या मैं ये कह सकता हूं, मैं लाइन बनाने लगा जो गाइडन की लाइन है, कॉन्सेप्चुअल बताने लगा आपको. A capillary begins from the last sphincter of the meta-arteriole. Can I say that? Absolutely, I can say that. आप एकदम आ रहे थे, कंसेंट्रिक रिंग बन रहे थे और एकदम आप निकले, एकदम सीधा हो गया सारा कुछ, डायमीटर और कम हो गया है, साइज और छोटा हो गया है, लेकिन एकदम आपको लगा ओके स्फिंक्टर नहीं आने लगे अब. और फिर जब आपने वॉल को हाथ लगाया अंदर से तो आपको पता लगा यार तो स्मूथ मसल भी नहीं है, अब तो सिंपल एक सेल ही नजर आ रहा है. तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो यहां से. अब अगली इंपॉर्टेंट, अब एक और एमसीक्यू जिसके साथ मेटा आर्टेरियोल के साथ रिलेटेड है. वो कौन है जो इन स्फिंक्टर को टाइट कर देगा या ओपन कर देगा? ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. क्योंकि मुझे एक बात बताओ जो मेरी तरफ देखो. अगर मैं बोलूं मेटा आर्टेरियोल का जो एंड वाला स्फिंक्टर है वो टाइट है, व्हाट अबाउट द ब्लड फ्लो इन द कैपिलरी? डिक्रीज हो जाएगा. And vice versa on the other end, what will happen if the meta-arteriole sphincter is dilated? Then the flow to the capillary increase. This sphincter responds to one thing in the blood. Partial pressure of oxygen. Which factor causes the constriction or dilation of the sphincter of the meta-arteriole? The oxygen concentration. अब जरा कॉमन सेंस यूज करो. इफ द नेक्स्ट टिश्यू, जिसको कैपिलरी, इफ द नेक्स्ट टिश्यू वांट्स मोर ऑक्सीजन, व्हाट शुड हैपन विद द स्फिंक्टर? डायलेट, मोर ब्लड इज नीडेड.
एंड इफ नो मोर ऑक्सीजन इज नीडेड, जो कि बहुत रेयर है बाय द वे, लेकिन if just hypothetically speaking, if the oxygen is already in abundance there to the tissue, then what will happen to the sphincter? गाइटन की लाइन बोलूं जो एमसीक्यू में भी है इसके साथ, the tissue demand of oxygen, मुझे देखो इधर, the tissue demand of oxygen that decides that whether this sphincter will constrict or dilate. लेकिन please do not put this sphincter in capillaries in any case. कैपिलरीज में स्फिंक्टर नहीं होता है, उसकी एंट्री पॉइंट पे है, उसके बाद नहीं है। उसकी ये बोल लो उसकी आर्टीरियल एंड पे है, लेकिन कैपिलरी के अंदर कोई स्फिंक्टर नहीं। अच्छा, मैं आता हूं कैपिलरीज के स्ट्रक्चर की तरफ, मेटाआर्टेरियल से कैपिलरीज की तरफ आते हैं। कैपिलरीज का स्ट्रक्चर ओवरऑल तो दो ही चीजों से बनता है। ओवरऑल का मतलब कर रहा हूं पूरी बॉडी में, हाँ कहीं ना कहीं कुछ और चेंजेस है, उसको डिस्कस करते हैं। वो दो चीजें कौन सी हैं जो कैपिलरीज का स्ट्रक्चर बनाती हैं, आप लोगों को पता ही है। द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड द अदर वन इज एंडोथेलियल सेल। एंडोथेलियम भी बोलते हैं इसको, एंडोथेलियल सेल लेयर, अ सिंगल सेल लेयर, अ सिंगल सेल लेयर। If someone asks you a Viva question, what makes capillaries to exchange fluids and not the meta-arterioles? The single cell layer. इसका मतलब एक बात समझ आ गई, meta-arteriole में single cell layer नहीं है। स्मूथ मसल तो है ही, लेकिन स्मूथ मसल का कंटेंट काफी कम होता है बाय द वे, लेकिन सिंगल सेल लेयर भी नहीं। कोशिश यहां से भी कर रहा होता है ऑक्सीजन और ग्लूकोज निकलने की, लेकिन मल्टीपल सेल लेयर है तो निकल नहीं पाता। यहां पे आके ये काम बहुत आसान हो जाता है। अब अगली बात यहां पे समझनी है, मैं कैपिलरी का स्ट्रक्चर बना के चीज दिखा रहा हूं। इधर देखना जरा बोर्ड पे, बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके नीचे मैं रेड में बना रहा हूं एंडोथेलियल सेल लेयर। एक ना इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है, जरा इधर आपने फोकस करना है बोर्ड पे। ये बुक में डायग्राम बनी हुई है, लेकिन यहां पे इसको देख लो ताकि आपको समझ आ जाएगी। चलो नीचे भी बना लेते हैं, इसकी पूरी ना वॉल ही बना लेते हैं ताकि फिर हमें ज्यादा आसान हो जाएगा समझना। दो किस्म के पोर्स या पाथवेज हैं। कोई चीज अगर कैपिलरी में एंटर होनी है या एग्जिट होनी है, दो किस्म के। एक वो है, अब जब लोकेशन देखना, मैं बनाता हूं अपनी लोकेशन मुझे बतानी है कहां पे बना रहा हूं, ब्लू में बना रहा हूं। एक वो है जो ऐसे जा रहा है, चलो एक और जगह पे ब्लू में यही बना देता हूं। जी लोकेशन में बताओ, मैंने कहां से कहां बनाया? ये जहां पे दो एंडोथेलियल सेल मिल रहे हैं उनके दरमियान में से मैंने एक पाथवे निकाला है, और वो पाथवे निकाल के थ्रू एंड थ्रू रखा है। ये ऐसे थ्रू एंड थ्रू है नहीं, वरना आपको इससे देख के ये लग रहा है कि कोई चीज यहां से एंटर होगी और दूसरी साइड से निकल जाएगी। ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्चुअली, क्योंकि राउंड में है ना ट्यूब, तो वो राउंड में समझाने के लिए मैंने इसको ऐसे बनाया। ये जो चीज है जो मैंने बनाई है जो कि एंड ऑफ एंडोथेलियल से होती है, इसको कहते हैं क्लेफ्ट्स, कैपिलरी क्लेफ्ट्स। एक और नाम भी है सब एंडोथेलियल क्लेफ्ट्स, एंडोथेलियम के नीचे सब एंडोथेलियल क्लेफ्ट्स। लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इस क्लेफ्ट की क्या है कि ये एंड ऑफ एंडोथेलियल सेल के दरमियान, दो एंडोथेलियल सेल के ऐसे दरमियान से जा रहे होते हैं। आपको क्या लगता है यहां से क्या गुजरेगा? ये किसके लिए है? अब सुन लो, इनका साइज इतना छोटा बेटा, एक तो एक एंडोथेलियल सेल और उस सेल के भी दरमियान में से इनका साइज बहुत टाइट होता है, तो यहां से लार्ज नहीं, यहां से स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जाते हैं, और स्मॉलर मॉलिक्यूल में भी जो जीत जाता है ना, जो विनर होता है, दैट इज वाटर बेसिकली। वो सबसे ज्यादा स्पीड से जा रहा होता है। आपको पता है वैसे भी जमीन के अंदर कहीं सुराख हो और पानी ऐसे जा रहा हो, तो आपको पता है कि वो अपनी जगह ढूंढ के निकल ही जाएगा वहां से। उसको शायद लहदा से नहीं पाते, उसको जहां भी जगह मिलती है वो गुजरते ही चला जाता है। बिल्कुल सेम थिंग हैपेंस हियर। When there are clefts, the water molecules, it is a primary thing to pass through these clefts. एक और स्ट्रक्चर होते हैं, वो ऐसे नहीं बने होते। इधर देखना, वो दरमियान में ना जस्ट लाइक ऐसे, अब वॉल अगेन ये कंसीडर करो ये राउंड ट्यूब है, मुझे सामने से दिखाना पड़ रहा है क्योंकि जरा डायग्रामेटिकली मेरे लिए ऐसे पॉसिबल नहीं है। These and other structures are called as caveolae.
ये होल लाइक आपको नजर आ रहा है, ये होल लाइक होता नहीं है। मैं भी आपको इसको बना के भी दिखाता हूं। ये आपको लग रहा है जैसे ना कैपिलरी वॉल में होल पड़े हुए हैं, ऐसे ही लग रहा है ना देखने में, जैसे किसी ने बाहर से ऐसे पिंच करके उसमें बिल्कुल सुराख किया हुआ है। अच्छा ये ऐसा होता नहीं, देखने में ऐसा ही लग रहा होता है। इनको कैवियोले कहते हैं। अच्छा कैवियोले को ड्रॉ करते हैं। अब मैं इसकी वॉल में कैवियोले कैसे बने होते हैं, ये सीधी आ रही है, ये क्योंकि ट्यूब की मेम्ब्रेन, कैपिलरी ट्यूब की मेम्ब्रेन। कैवियोले आर बेसिकली डिप्स इन द मेम्ब्रेन, नॉट प्रॉपर होल नहीं है। These are the depths. वो याद आ गई एक बात, सेल मेम्ब्रेन के कंटेंट्स बताना। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स 60 to 80%, 20-40% are lipid, and which two lipids are primary? Phospholipid and cholesterol. Some sphingolipids are also there, and traces of carbohydrate. Do we remember that from our knowledge of cell physiology? वही स्ट्रक्चर इस कैवियोले का पार्ट है। कोई नई चीज अभी नहीं बोली, सिर्फ एक चीज नहीं है, बाकी वही आपने याद रखना। चलो मैं पहले लिख देता हूं क्या होगा इसमें जी। फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रोल, पुरानी चीजें लिख रहा हूं, स्फिंगोलिपिड्स, ये पुरानी चीज है। एक नई चीज होती है जो पहले मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, ये एक्स शेप्ड है। इसको बनाने के लिए याद रखना ये एक्स शेप्ड होती है, जस्ट लाइक दिस। पता है बुक में बनी हुई चीज देख के ना आपको लगता है आपको आ जाएगी करनी। व्हेन यू एक्चुअली ट्राई टू ड्रॉ दैट ऑन द पेपर ना, तो आपको एकदम ख्याल आता है अच्छा ये किस किस्म का एक्स है। एक एक्स तो ये होता है सिंपल। इसको मैं कैसे बना रहा हूं, थोड़ा सा जस्ट लाइक दिस, तो वो इसमें थोड़ा फर्क आ जाएगा बनने में। तो इस तरह की प्रोटीन है जो यहां पे पड़ी हुई है। दिस प्रोटीन हियर इज कॉल्ड एज कैवियोलिन, इसी के नाम से। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोटीन? कैवियोलिन। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, कैवियोलिन लाइन्स व्हाट? कैवियोलिन, कैवियोले आर व्हाट? दीज आर द डिप्स or intrusions into the cell membrane of या cell layer of the capillary। आपको क्या लगता है ये किसका काम क्या होगा? डीपी बनी हुई है ना, so what? Do you remember endocytosis? How do you define endocytosis? Engulfing of the endocytosis का प्रोसेस जो है वो जो फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइलेटिंग एंड सेल ड्रिंकिंग, वो दोनों केसेस में क्या होता है, कोई मॉलिक्यूल बाहर आता है, वो ऐसे पहले बाहर के सरफेस से अटैच होता है, फिर ये क्या कर लेती है, लेयर उसको अंदर ले जाती है, उसके इर्द गिर्द आगे कवरिंग बना देती है, और ये पूरे का पूरा वेसिकल बन के सेल के अंदर आ जाता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ कैवियोले हियर। अच्छा अब मैं एक लाइन बोल रहा हूं, मेरी तरफ देखो, मैं लाइन बोल रहा हूं। द इंटरसेलुलर क्लेफ्ट्स और द कैपिलरी क्लेफ्ट्स causes the movement of smaller molecules. The caveolae causes the transport of the larger molecule. Endocytosis larger molecule के साथ। फेगो और पिनो का कॉन्सेप्ट अगर भूल नहीं गए तो याद होना चाहिए। द लार्जर मॉलिक्यूल विच एंटर द सेल, आइदर द सॉलिड और द लिक्विड, दे टेक द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस एंड दिस प्रोसेस इज अकरिंग थ्रू द कैवियोले। क्या आपको याद रहेगा कैपिलरी ट्रांसपोर्ट के लिए कौन से दो पोर्स का नाम आपने याद रखना है? एक आपने रखना है क्लेफ्ट्स का नाम याद, और दूसरा आपने रखना है कैवियोले का। अगर आपसे पूछा जाए नेम सम स्ट्रक्चर विच फॉर्म कैवियोले, नेम सम स्ट्रक्चर, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, स्फिंगोलिपिड, कैवियोलिन प्रोटीन्स। आप मुझे कहो कि सर ये तीनों चीजें तो यहां भी हैं, ये तो इधर भी पड़ी हुई हैं, इनको हम कैवियोले क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि इसमें क्या नहीं होगा, कैवियोलिन प्रोटीन नहीं होगा। अच्छा क्या हम ये कह सकते हैं ये कैवियोलिन प्रोटीन ही है जिसकी वजह से क्या बन रही है, डिप बन रही है? वो जो पुलिंग बन रही है ना ऑलरेडी अंदर, वो कैवियोलिन प्रोटीन की वजह से ही बन रही है। जैसे ये सीधी होती है कैवियोलिन प्रोटीन इज एब्सेंट फ्रॉम देयर। यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा वैसे अब तो आगे बुक में जो लिखा हुआ है वो प्रीवियस नॉलेज है, हम उसको बहुत रैपिडली डिस्कस कर लेता हूं। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इस कैपिलरी के थ्रू जो क्रॉस करना है वो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस है, तो कौन सा प्रोसेस होगा ट्रांसपोर्ट का? डिफ्यूजन या सिंपल डिफ्यूजन टू बी प्रिसाइज। सिंपल डिफ्यूजन को कोई चाहिए? पोर्स, कैवियोले चाहिए, क्लेफ्ट्स चाहिए? they do not need that. Lipid soluble substances they will just pass through. उनको तो नजर ही नहीं आ रहा कि कोई बाउंड्री भी है,
मैंने आपको उस वक्त भी बताया था सेल फिजियोलॉजी के अंदर कि अगर आप लिपिड की आंख से देखो तो उसको तो सेल मेम्ब्रेन नजर ही नहीं आती, वो आराम से गुजर के आ जाता है, उसको पता नहीं होता उसने सेल मेम्ब्रेन क्रॉस कर लिया, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल के लिए बाउंड्री है ही नहीं सेल मेम्ब्रेन। एंड नेम सम लिपिड सॉल्युबल गैसेस। अब अच्छा, अगर कैपिलरी से बाहर निकल रहा है तो कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। कैपिलरी से निकल के टिश्यू में जा रही है ऑक्सीजन, और अगर टिश्यू से निकल के कैपिलरी में आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड। अब जरा डायरेक्शन चेंज, पहले तो हमने गैसेस का कलेक्टिव नाम ही दे लिया था, लेकिन अब हमें डायरेक्शन का ख्याल रखना है। और कौन से लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं जो खुद लिपिड्स हैं? एनी लिपिड एंटरिंग और एग्जिटिंग द सेल डेफिनेटली विल टेक द रूट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन बिकॉज इट इज लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस। और दूसरे कौन से सब्सटेंस हैं जो क्रॉस करेंगे? लिपिड नॉन सॉल्युबल या लिपिड इनसॉल्युबल जिसको बोलते हैं। लिपिड इनसॉल्युबल का एक दूसरा नाम भी है वाटर सॉल्युबल। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिसिटी याद होगा आपको। इफ समथिंग इज लिपिड इनसॉल्युबल ऑटोमेटिकली इट विल बी अंडर द हेडिंग ऑफ वाटर सॉल्युबल। और वाटर सॉल्युबल में क्या आता है? ये जो हमने पहले बोले इनके अलावा सब खुद वाटर, आइंस, द लार्जर मॉलिक्यूल, ग्लूकोज, प्रोटीन्स, एनीथिंग जो कि लिपिड के अलावा है वो इसमें फिट हो जाती है। हाँ, अब आपने याद रखना, मेरी तरफ फोकस करो। अब एक चीज का ध्यान रखना है आपने, अब जब लिपिड नॉन सॉल्युबल को क्रॉस करवाना है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि इन लिपिड नॉन सॉल्युबल या वाटर सॉल्युबल में से कौन है जो क्लेफ्ट से गुजरने वाला है? ऑफ कोर्स वाटर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स जिसमें आयंस आते हैं वो भी गुजर जाते हैं, क्लेफ्ट से गुजर सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी अगर आपने लेना हो कि सर वो कोई एक चीज बताई जो गुजर सकती है, एब्सोल्युटली दैट इज वाटर। और इससे कौन, कैवियोले से कौन आएगा? द लार्जर मॉलिक्यूल माइट बी ग्लूकोज, क्योंकि सेल को ग्लूकोज भी चाहिए, एंडोसाइटोसिस के जरिए वहां से आ सकती है। हाँ, यहां पे वो नहीं भूलना जो हम पढ़ चुके हैं, द रोल ऑफ चैनल एंड रिसेप्टर्स, दैट विल स्टिल रिमेन हियर। यहां पे वॉल के अंदर वो सोडियम चैनल, कैल्शियम चैनल, पोटाशियम चैनल वो हैं पड़े हुए, वो भी आइंस को सपोर्ट करते हैं, वो आइंस की मूवमेंट ही करवाएंगे। हाँ, लेकिन यहां पे हमें एक एडेड नॉलेज नया ये मिला है कि क्लेफ्ट्स के थ्रू वाटर भी जाता है और उसके थ्रू स्मॉल आइंस भी जा सकते हैं। लेकिन अगर हम मुझसे ये पूछो कि सर अगर हमें एमसीक्यू आ जाए कि कैपिलरी की मेम्ब्रेन या कैपिलरी की लेयर में से आइंस कैसे क्रॉस करते हैं, तो क्या हम क्लेफ्ट्स को प्रेफर करेंगे कि आयन चैनल्स को? मैं आपको कहूंगा आयन चैनल्स को प्रेफर करेंगे, आप क्लेफ्ट्स को प्रेफर नहीं करेंगे। हाँ, अगर वाटर की बात आने वाली है तो वाटर के लिए फिर किसको प्रेफर करना है? वो आपने क्लेफ्ट्स को प्रेफर करना है। आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है छोटा सा, वैसे कोई इतना वर्थ डिस्कशन तो नहीं है, लेकिन मेरे ज़हन में आ गया। उसमें उसने पता क्या लिखा है? उसने कहा अगर वाटर की परमेबिलिटी इन क्लेफ्ट से 1 है ना, 1 एक उसने स्टैंडर्ड ले लिया, तो बाकी जितनी भी चीजें हैं ना इस क्लेफ्ट से गुजरने वाली, उन सब की वैल्यू 0 पॉइंट कुछ में ही है, 1 से ऊपर कोई नहीं। ये वो समझाना चाह रहा है कि वाटर की परमेबिलिटी सबसे ज्यादा है। जो क्लोजेस्ट है ना वाटर के, जो इन क्लेफ्ट से गुजरता है क्लोजेस्ट है 0.98 परमेबिलिटी के साथ, वो NaCl का लिखा हुआ है, सोडियम क्लोराइड। सिर्फ समझाने के लिए, ये परमेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देने का यहां पे मकसद ही ये है उसका कि वो आपको ये बताना चाह रहा है कि वो क्या चीज है, कितनी गुजर रही है, कौन उसको प्रेफर। तो वाटर तो डोमिनेट रहेगा, पीछे कुछ आ रहा है, इसके बाद सारी चीजें बहुत ही कम अमाउंट। और आपको पता है मिनिमम कौन है यहां से? मिनिमम उसकी वैल्यू है 0.001 प्लाज्मा से निकलने के लिए एल्ब्यूमिन। Do you remember albumin? There are some plasma. Name some plasma proteins. Albumin, globulin, fibrinogen, prothrombin. प्राइमरी यही है और कुछ स्मॉलर भी होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स भी हैं, वो भी प्रोटीन्स हैं, पढ़ चुके हो ब्लड के अंदर। उनमें से जो एल्ब्यूमिन है इसका सबसे कम कोएफिशिएंट है, तो इससे क्या पता लगा? There is a very rare chance that albumin will be leaving the capillary. Very rare chance, a bleak possibility might be. लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन नहीं छोड़ने लगा कैपिलरी को। बाकी प्लाज्मा के कंटेंट है क्या? प्लाज्मा में 90% क्या है? वाटर। उसके बाद क्या है? इनऑर्गेनिक आयंस। हमने सारी कंटेंट पढ़ रखे हैं, वेस्ट है, सब कुछ है, तो ये तो हमने पढ़ लिया यहाँ पे, वही तो सारे जो क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जो इतनी आराम से प्लाज्मा को छोड़ने नहीं वाली वो ये है। अब अगली बात सुनो, यहां तक क्लियर हो गया तो अब उससे कहो कि क्या सिर्फ पूरे ब्लड में या पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या हर जगह हमें कैपिलरी ऐसी ही मिलेंगी? नो। मेजॉरिटी ऑफ द बॉडी में तो यही स्ट्रक्चर है।
लेकिन देयर आर सम प्लेसेस, इधर देखो, देयर आर सम प्लेसेस, ये क्लेफ्ट्स का साइज देखना, क्लेफ्ट्स का साइज मैं कुछ जगहों पे बनाने लगा हूं, ऐसा नहीं है। Look at the size of the cleft. Very large clefts, huge clefts. अब पता है ये कौन सी जगह है जो अगर नंबर 1 आपने याद रखनी है, लिवर। जो लिवर में साइनसॉइड्स या लिवर की कैपिलरीज है ना, दे हैव वेरी बिग क्लेफ्ट्स। वो इतने बड़े क्लेफ्ट्स हैं, इधर देखो, इवन एल्ब्यूमिन कैन क्रॉस देम। समझाना चाह रहा हूं आपको कितने बड़े कि आम कैपिलरी से एल्ब्यूमिन की परमेबिलिटी 0.001 है, लेकिन अगर वो लिवर की कैपिलरीज में चले जाएं तो वहां से इवन एल्ब्यूमिन कैन क्रॉस इट। और लॉजिकली समझो भी यार, एल्ब्यूमिन बनता कहां है? लिवर में बनता है। अगर वहां से एंटर नहीं हो सकेगा कैपिलरी में तो प्रॉब्लम भी तो है ना। तो इसलिए लिवर, आपकी क्लॉटिंग फैक्टर सारे कहां बनते हैं कैल्शियम के अलावा? लिवर में बनते हैं। आपका वो जो एंटीबॉडीज का क्लासिकल पाथवे है, C3, C5, C9 प्रोटीन्स हैं, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनता है MSC, वो सारे के सारे प्रोटीन लिवर में बनते हैं। तो वहां पे अल्लाह ताला ने ये ओपनिंग्स बहुत ज्यादा रिलैक्स कर दी कि आराम से कोई भी चीज आ जा सकती है, आराम से डिफ्यूजन। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। व्हाट डू यू थिंक? टॉक्सिन्स। एक फिर प्रॉब्लम भी है ना, फिर जब कोई भी आएगा तो फिर कोई भी जाएगा, फिर तो टॉक्सिन्स को भी आजादी है, फिर बैक्टीरिया वायरसेस भी हैं, तो इसलिए लिवर का डैमेज होने का चांस भी ज्यादा है। आपको पता है आपकी जो ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स सबसे एक ऑर्गन जो सबसे ज्यादा ड्रग का इंपैक्ट लेता है वो लिवर है, बिकॉज ऑफ दिस फीचर। क्योंकि कोई भी ड्रग किसी भी ऑर्गन के लिए आपने ली है, वो यहां से निकल के तो लिवर में तो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। एक और ऑर्गन आपने याद रखना है जहां पे ये परमेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसके बाद लिवर के बाद सेकंड नंबर पे है किडनी। Renal physiology is your topic of block 4 in the second year MBBS. वहां पे ये चीज दोबारा अंडर डिस्कशन आएगी। तो नंबर 1 जो आपने याद रखना है, जो अलाउज एवरीथिंग, बहुत बड़े बड़े फेनेस्टर, तो बहुत बड़े बड़े क्लेफ्ट्स पड़े हुए, लिवर। उसके बाद दूसरा कौन है? किडनी। हाँ, लेकिन लेट मी पुट अ ब्रेक हियर। किडनी में इतने बड़े होल्स नहीं है कैपिलरी के अंदर कि वो एल्ब्यूमिन को भी पास कर देते, प्रोटीन वो भी नहीं आने देता, प्रोटीन को वो भी रोक लेता है। हाँ, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ वाटर, आयंस, वो तो किडनी की कैपिलरी में, क्योंकि यूरिन बनना है ना, वेस्ट निकलना है, यूरिया, यूरिक एसिड। किडनी का फंक्शन यही है ना, वेस्ट निकालना ब्लड से, तो वहां पे भी अलाउ कर दिया गया कि चलो यार ठीक है, निकालो। आपको पता है वहां पे क्या बोलते हैं इस टर्म को? आम जगहों पे बोलेंगे फिल्ट्रेशन, फिल्टर हो रहा है, फिल्टर। वहां पे बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज फिल्टर्ड, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अच्छा, अब मैं ऑन द ऑपोजिट स्केल जाता हूं। अगर मैंने आपको ये पूछना हो कि ये चीजें टाइटेस्ट कहां पे हैं बॉडी में, कि जहां पे तो भाई ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है कि कैपिलरी से कोई चीज निकल के बाहर, यस, इट इज ब्रेन। नंबर 1 ऑर्गन जो आपने याद रखना है, ब्रेन। ब्रेन में कहते हैं ब्रेन हैज द टाइटेस्ट जंक्शंस इन कैपिलरी वॉल, टाइट जंक्शंस। ब्रेन और लिवर ऑपोजिट पोल्स पे खड़े हुए हैं। ब्रेन कह रहा है ना काका ना, एक भी नहीं आने वाला, और लिवर कह रहा है आने तो सबको आने, तो कुछ नहीं होता, एवरीथिंग इज अकोमोडेटिंग। लिवर वैसे ना बहुत बहुत ज्यादा जेनरस है, हर तरह से जेनरस है। ये अपने कामों में भी जेनरस है, ये ब्लड के मामले में भी जेनरस है, ये चीजें बनाने के मामले, जेनरस वो होता है जो देता ही रहे। तो ये चीजें, अगर आपको लग रहा है ना ब्लड यहां पे इतना जा रहा है, वो एक्चुअली इसमें जाने के लिए नहीं जा रहा है, वो लिवर से कुछ ना कुछ लेके ही जा रहा है वापस। आपको पता है आपकी ग्लाइकोजन कहां स्टोर हो सकती है आपकी बॉडी में? लिवर एंड मसल्स। बट देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस। When the body needs that glycogen in the form of glucose, only liver can give it back. Muscles use it for themselves. So actually तो liver ही वो हुआ जो मुश्किल में आपका साथ दे रहा है, और वो ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल ग्लूकोज में कन्वर्ट होके कैसे एंटर हो सकते हैं जब ये स्पेसेस बहुत ज्यादा बड़ी है। हाँ, मैं बताता हूं। यूजफुल सब्सटेंसेस के लिए ये टाइट जंक्शंस नहीं है। यूजफुल सब्सटेंसेस के लिए मतलब ऑक्सीजन, ग्लूकोज, आयंस, ये टाइट जंक्शंस नहीं है। ये टाइट जंक्शंस क्या मेक श्योर कर रहे हैं ब्रेन के अंदर टॉक्सिन ना क्रॉस करे। और वैसे भी मुझे बताओ, ऑक्सीजन को तो बैरियर की जरूरत ही नहीं है। ऑक्सीजन तो किस कैटेगरी में फिट किया हमने?
लिपिड सॉल्युबल तो उसका तो इश्यू है ही नहीं। दूसरा रह गया ग्लूकोज। दो ही चीजें हैं जो जिसके बगैर न्यूरॉन एग्जिस्ट नहीं करने वाला, न्यूरॉन की डेथ हो जाएगी। ग्लूकोज भी क्रॉस कर जाता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं, एंडोसाइटोसिस से ग्लूकोज भी निकल जाएगा। तो एक्चुअली जो नहीं जाने वाला या बहुत स्ट्रिक्ट चेकअप है वहां पे वो टॉक्सिन्स का है। मुझे ऐसा लगता है ये जो हमारे ब्रेन के टाइट जंक्शन है बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे कैंट्स की सिक्योरिटी नहीं होती कि आप किसी भी सिटी में एंटर हो रहे हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट व्हेन यू वांट टू एंटर अ कैंट सिटी वहां पे इजी नहीं है, वहां पे बैरियर है। तो वो ऑफ कोर्स वो नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए नहीं है, वो उन्होंने सिक्योरिटी वाइज रखा हुआ है कि कोई अनवांटेड ना एंटर हो जाए। सिमिलर थिंग्स हैपन है कि टाइट जंक्शन पे यहां पे ये मेक श्योर करते हैं अनवांटेड, लिवर के केस में ये नहीं, लिवर वांटेड और अनवांटेड दोनों की एंट्री अलाउ कर। क्लियर हो गया यहां तक? ओके।